हेलो स्टूडेंट। तो मैं आज आपको 10th क्लास की हिंदी का संचयन बुक का सेकंड चैप्टर सपनों के से दिन समझाने जा रही हूँ। सपनों के से दिन गुरुदयाल सिंह द्वारा लिखा गया है। ये उनकी आत्मकथा है। आत्मकथा मतलब खुद की बात, खुद की कहानी। गुरुदयाल सिंह द्वारा रचित सपनों के से दिन नामक आत्मकथा में बचपन की कुछ दृश्य अंकित हैं। कुछ बचपन की बातें जो इस प्रकार हैं। बचपन में लेखक मतलब गुरुदयाल सिंह बचपन में लेखक और उसके साथी एक जैसे कैसे थे? गरीब, फटेहाल, लापरवाह और खेलने के शौकीन। बेरोजी लकड़ियों के ढेर पर से फिसलते हुए कितनी चोटें खाते थे। उनके मिट्टी भरे पांव देखकर माँ बहनें तरस खाने की बजाय उनकी पिटाई किया करती थीं। बाप भी इतने गुस्सैल थे कि चाहे बच्चों की नाक मुंह से खून आ जाए परंतु वे पीटते चले जाते थे। फिर भी बच्चे अगले दिन खेलने पहुंच जाते थे। बचपन के सभी साथियों की या दोस्तों की आदतें होती ना, मिलती जुलती थी। उनमें से अधिकतर तो स्कूल जाते ही नहीं थे। कुछ अगर गए भी तो अरुचि के कारण चले जाते थे। रुचि नहीं होती थी और चले जाते थे। और जाने के बाद घर से निकलते थे, स्कूल जाने के लिए जाते थे। रास्ते में क्या करते थे? तालाब में अपना बस्ता मतलब बैग, स्कूल बैग फेंक आते थे। उन दिनों अधिकतर माँ बाप जो होते थे बच्चों को पढ़ाई में ज्यादा रुचि नहीं रखते थे। वे सोचते थे कि बड़े होने पर उन्हें बस वही खाता लिखना सिखवा दें। बस लेखक के अधिकतर साथी राजस्थान या हरियाणा से आकर मंडी में व्यापार करने लगे थे। पता ही ना चला कि खेलने के 4 दिन कैसे बीत गए। वे सभी बच्चे पढ़ाई को कैद समझते थे। मतलब इस बात में समझ में आ रहा है कि बच्चों को उस टाइम में ना तो पढ़ाई पर विशेष ध्यान दिया जाता था, ना बच्चे ध्यान देते थे और ना उनके माँ बाप। और बच्चों को पढ़ाई में अरुचि थी। और उसके जो दोस्त थे गुरुदयाल सिंह जो कि लेखक हैं, उनके दोस्त या तो राजस्थान से आए थे या हरियाणा से आए थे। अब यहाँ पर बात आती है राजस्थान और हरियाणा, तो आपको बाद में बताएंगे। बचपन में घास कुछ अधिक हरी और फूल कुछ अधिक मनमोहक प्रतीत होते हैं। आज भी लेखक को स्कूल के रास्ते पर उगे झाड़ों की खुशबू याद है। कभी कभी वे क्यारियों में उगे फूल की कलियां चपरासी की नजरें बजाकर तोड़ लिया करते थे। वे कलियां उनकी जेब में पड़ी रहती थी या फिर उन्हें चबा जाया करते थे। जो शरारती बच्चे होते हैं ना, तो उनको कहीं स्कूल में फूल वगैरह दिख जाते थे तो वो चुपके से तोड़ लेते थे। बस तोड़ लेते थे और क्या करते थे, या तो जेब में रखकर भूल जाते थे, अगर बाई चांस याद आ गया तो उसको खा लिया करते थे। ये एक शरारत ही होती है। तब स्कूल के शुरू साल में 1.5-2 महीने की छुट्टियां होती थी। पहले इतनी छुट्टियां होती थी। उन दोनों में लेखक अपने ननिहाल मतलब अपने नाना नानी के घर चला जाता था। वहां नानी उन्हें खूब दूध, दही, मक्खन खिलाती थी और प्यार करती थी। वे दोपहर तक गांव के तालाब में नहाते थे। बाद में नानी से कुछ भी मांग कर खाते थे। नानी उनकी बोली और कम खाने की आदत से बहुत खुश होती थी। वह अपने पोतों को भी उनसे कुछ सीखने को कहती थी। अभी बता रहे हैं जब वो गर्मियों में कहा जाते थे, नानी के घर जाते थे। जिस साल लेखक ननिहाल नहीं जा पाता था तो क्या उस साल वह गांव के तालाब पर चला जाता था। वह कपड़े उतारकर पानी में कूद जाता था। कुछ समय तक रेतीली निकल कर क्या करता था, फिर पानी में कपड़े उतारकर पहले क्या करता था, पानी में कूद जाता था। तो उससे क्या उसका बदन क्या हो जाता था, गीला। फिर कुछ समय बाद रेतीली मतलब रेत के टीले, रेत का ढेर पर चढ़कर वह रेत के ऊपर लेटता था। फिर रेत से लथपथ होकर तालाब में छलांग लगा देता था। ऐसा वह और उसके साथी कई बार किया करते थे।
कई साथी तो तैरने की मुद्रा में सिर्फ हाथ पांव हिलाते थे। उनको तैरना नहीं आता था, बस पानी के नीचे चले जाते थे और हाथ पांव ऐसे फड़फड़ाने लगते थे कि लगे कि तैर रहे हैं, परंतु उन्हें तैरना नहीं आता था। इसलिए कई बार वे गहरे पानी में चले जाते थे। उन्हें भैंस के सींग या पूंछ पकड़कर बाहर आने की सलाह भी दी जाती थी। सोचिए कितने शरारती बच्चे हैं। कई बार मुंह में गंदा पानी भर जाता था, परंतु हाय हाय करके जैसे तैसे तालाब से बाहर निकल आते थे। फिर ऐसे धीरे धीरे उनकी छुट्टियां निकलने लगी। इस प्रकार छुट्टियां उनकी बीतने लगी। 1 महीना बीतने पर छुट्टियों की काम की याद आने लगी, क्योंकि होमवर्क तो मिलता था। फिर सोचते कि हिसाब के 200 सवाल निकले हैं। फिर याद आया हिसाब मतलब होता है गणित, मैथ्स। रोज 10 सवाल किए तो 20 दिन में पूरे हो जाएंगे। तो कितने सवाल दिए गए थे होमवर्क में? 200 सवाल दिए गए थे। तो अब इतनी सारी छुट्टियां निकल गई, तो फिर लेखक और उसके दोस्त, लेखक ही समझो, हिसाब लगाने लगा कि अगर रोज 10 सवाल किए तो 20 दिन में पूरे हो जाएंगे। लेकिन सोचते सोचते 10 दिन और निकल गए। तब फिर वो सोचता और 10 दिन और निकल गए, अब क्या करें? फिर और सोचता, चलो अब एक दिन में 10 की बजाय हम 15 सवाल निपटाने की सोचते हैं। जब उसके दोस्तों को पता चलता है तो कुछ सोचते हैं काम ना करने के बदले मास्टर जी से पिटना ज्यादा सस्ता लगेगा। शरारती बच्चे है ना। लेखक भी ऐसे बहादुरों की तरह सोचने लगा। ऐसे लड़कों का जो नेता था ना, जो ऐसी एडवाइस देता था, उसका नाम था ओमा, कि सवाल करेंगे तो दिन भर पढ़ना पड़ेगा, लेकिन जब स्कूल खुल जाएंगे मास्टर जी पूछेंगे कि क्या किया, तो चुप रहेंगे तो एक ही दिन तो पीटेंगे, तो पिटाई खा लेंगे। ऐसे बच्चों का नेता ओमा था, जो इतनी प्यारी प्यारी सलाह देता था। अच्छा, अब ओमा कैसा था, पहले अपन इसके बारे में पता करते हैं। ओमा मारने, पीटने, बातें करने और गालियां देने में सबसे ऊपर था। उसका सिर हांडी जैसा बड़ा था। वह लड़ाई में सिर से वार किया करता था। वार मतलब हमला। वह केवल 4 फुट का ठिगना सा लड़का था। आंखें बिल्ली जैसी थी, चेहरा बंदरिया जैसा था। उसके सिर की जबरदस्त चोट से उससे 3 गुना बड़े लड़के भी करा उठते थे। लड़कों ने उसके सिर की टक्कर का नाम रेल बब्बा रखा हुआ था। तो ऐसा ओमा था। लेखक का स्कूल तो बहुत छोटा था और स्कूल मास्टर कुछ उसको अच्छे लगते थे और कुछ बुरे। सुबह प्रार्थना के समय सभी लड़के कतारों में खड़े रहते थे। कतार मतलब एक के पीछे एक। अध्यापक भी एक जगह कतार बांधकर उनके पीछे खड़े रहते थे, परंतु पीटी मास्टर, जो कि नाम है प्रीतम चंद, लड़कों की कतार ठीक कराने का काम करते थे। लड़के उनसे बहुत भयभीत रहते थे। सभी लड़के पहले और आखिरी लड़के को देखकर सीधी कतार करते थे और बीच का अंतर भी बराबर रखते थे। जरा भी किसी लड़के ने कतार तोड़ी या खुजली की तो प्रीतम चंद उस पर बाज की तरह झपट पड़ते थे। हेडमास्टर मदन मोहन शर्मा, जो कि अंग्रेजी पढ़ाते थे, स्वभाव से बहुत ही नरम और हंसमुख थे। वे अंग्रेजी पढ़ाते थे। गुस्से में वे अपनी आंखें झपकाने लगते थे तथा लड़कों की गालों पर हाथ की उल्टी उंगलियों से चप्पत लगाया करते थे। वह चप्पत उन्हें नमकीन पापड़ी जैसी मजेदार लगती थी। किसको? बच्चों को। बच्चे खुशी से स्कूल नहीं जाया करते थे, परंतु स्काउटिंग का अभ्यास कराते समय जब उन्हें रंगीन झंडियां हिलाने का मौका मिलता था तो उन्हें बहुत मजा आता था। जब लड़के बिना गलती किए झंडियां फहराते थे तो पीटी मास्टर उन्हें शाबाशी दिया करते थे। उसे पाकर लड़कों को लगता था मानो उन्होंने फौज का कोई तमगा जीत लिया हो। तमगा मतलब पुरस्कार। उन्हें पीटी सर की जो बोलते थे गुड मतलब अच्छा, तो और जब कोई दूसरे टीचर गुड बोलते थे उनसे भी ज्यादा मूल्यवान लगती थी, क्योंकि पीटी सर बड़े खतरनाक सर थे। लेखक को हर वर्ष नई पुस्तकों की बजाय पुरानी पुस्तकें ही मिला करती थी। हेडमास्टर शर्मा जी किसी बड़े आदमी की बच्चों की किताबें लाकर से दिया करते थे। यदि उन्हें पैसे खर्च करने पड़ते उनके परिवार वालों को तो शायद पढ़ाई 3री-4थी कक्षा में ही छूट जाती। उन दिनों कापियां, पेंसिलों, होल्डर, स्याही, दवात पर मुश्किल से साल भर में 1 रुपया खर्च होता था,
परंतु उन दोनों 1 रुपए में से 1 सेर घी भी आ जाया करता था। पहले के जमाने में और आज के जमाने में बहुत अंतर है, इसलिए केवल अमीरों के बच्चे पढ़ने जाया करते थे। लेखक अपने 2 परिवारों में पहला लड़का था जो पढ़ने के लिए जाता था। लेखक को नई कक्षा में जाने का शौक कभी नहीं जगा। उसे नई कॉपियों और पुरानी किताबों में से एक अजीब सी गंध आया करती थी। लेकिन लेखक को आज लगता है कि शायद मास्टरों की मारपीट और आगे की मुश्किल पढ़ाई के कारण ही उसे पढ़ाई अच्छी नहीं लगती थी। पहले ही उन्हें टीचर डरा देते, मतलब मास्टर जी, की आगे चल के पढ़ाई बहुत कठिन हो जाती है। उसे स्कूल अच्छा लगता था तो बस मास्टर प्रीतम चंद द्वारा कराई गई परेड, रिहर्सल तथा बूटों की खटखट से दाएं बाएं घूमने के कारण अच्छा लगता था। फिर क्या हुआ, जब दूसरा विश्व युद्ध निकट आया था, तब नाभा रियासत का राजा अंग्रेजों की गिरफ्तारी में ही मर चुका था। राजकुमार अभी विलायत में पढ़ रहा था। अंग्रेज गांवों की उपकों की फौज में भर्ती कराने के लिए आए। फौज में पहले कोई ऐसे नहीं जाता था, बड़ी मुश्किल से जाता था। उनके साथ नौटंकी वाले भी आते थे, नौटंकी कराते थे। जब उनमें रुचि आती तब वो जाते थे फौज में। वे गांव की उपकों को फुल बूट का लोभ दिखाकर भर्ती करना चाहते थे। इसके लिए वे गाना गाते थे, भर्ती हो जा रे रंगरूट, भर्ती हो जा रे रंगरूट। लेखक को स्कूल में वर्दी और बूट जुराब पहनकर फौजों का ही अनुभव होता था। मास्टर प्रीतमचंद कभी मुस्कुराते नहीं थे। उनका रंग रूप और स्वभाव डरावना था। उनके बूटों के पंजों के नीचे कील तथा एड़ियों में खुरियां लगी रहती थी। बच्चे प्रीतमचंद से नफरत भी बहुत करते थे। कारण था उनका मारपीट करना। एक दिन वे फारसी पढ़ाने के लिए कक्षा में आए। उन्होंने बच्चों को एक शब्द रूप याद करने के लिए दिया। वह शब्द रूप इतना कठिन था, सब बच्चे बार बार याद करते लेकिन बार बार उसको भूल जाते। अगले दिन जब वो आए तो किसी ने नहीं सुना पाए, तो मास्टर जी ने उन सब लड़कों को कान पकड़ने के लिए कहा। सबको मुर्गा बनाया। मास्टर जी 5वीं क्लास के बच्चे थे, वो सब बहुत छोटे बच्चे थे और बाहर ऐसा बोलते हैं कि मुर्गा बनो और तन के खड़े हो जाओ। तो मास्टर जी ने जब मदन मोहन शर्मा ने जब देखा तो वो चीखे, और जब उनको देखा इस तरीके से तो बहुत उनको तेज की गुस्सा आई और बोले कि तुम इतने छोटे बच्चों को इतनी कठिन सजा दे रहे हो, तुम्हें मेरे पास आना होगा। मास्टर उनको सहन ही नहीं हो रहा था कि इतने छोटे बच्चे, 4th क्लास के बच्चे थे, कि इतने छोटे बच्चों को इतनी क्रूर सजा दी गई है। उन्होंने कहा फौरन बंद करो। ऐसा कहते हुए गुस्से में कांपते हुए कमरे में चले गए और फिर बुलावा आया कि आपको सर बुला रहे हैं। कई दिनों तक मास्टर प्रीतमचंद स्कूल नहीं आए तो पता चला कि हेड मास्टर ने उनको निकाल दिया है। और मतलब थोड़े दिन के लिए उनको आराम करने के बोल दिया है। फिर बच्चे सोचते कि अब क्या करते होंगे प्रीतमचंद, तो पता चला प्रीतमचंद को उनकी मतलब जो मदन मोहन शर्मा ने उनके साथ जो किया उनसे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वे तो अपने कमरे में बड़े आराम से रह रहे थे। उनके पास बड़ी कक्षाओं के लड़के उनका कामकाज निपटाने आते थे। उन्होंने बताया प्रीतमचंद तोते के पिंजरे में बंद तोते को बादाम की गिरी छील कर खिलाते रहते हैं और उनसे बातें करते रहते हैं। तो लेखक सोचता है, उसको बड़ी हैरानी होती है कि इतना कठोर मनुष्य तोते से मीठी बातें कैसे कर लेता है। क्या तोते को उससे डर नहीं लगता? ये है आपके सपनों के से दिन, जिसमें लेखक ने अपने बचपन की बातों का वर्णन किया है, एक छोटा सा चित्रण प्रस्तुत किया है। अगर आपको इसमें कुछ प्रॉब्लम आती है तो मैं आपको फिर से समझाने की कोशिश करूंगी। धन्यवाद।